गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 4 में हम लोग अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आए हैं। यहाँ से आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मेट समझाने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जो भी 5-6 वीडियोस आप तक पहुँचाए हैं उसमें मैंने आपको यही समझाया था कि नया पार्टनर जब आता है तो पुरानों के जो रेशो होते हैं, अनुपात होते हैं, वो कैसे बदल जाते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में नए पार्टनर के आने के बाद कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। हिंदी मीडियम में इसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। दूसरा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, ये तो आप जानते ही हो, जिसे पूंजी खाता कहते हैं। और तीसरा अकाउंट बनता है बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में चिट्ठा कहते हैं। ठीक है, अभी बैलेंस शीट के बारे में तो आप बाद में ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है। ठीक है भैया, जब नया पार्टनर आता है तो जिस दिन वो बिजनेस में आ रहा है उसका फर्म की सारी संपत्ति और दायित्व पर अधिकार हो जाता है। फर्म के जितनी भी लायबिलिटीज और असेट्स उस पर उसका राइट हो जाता है। यानी उसी दिन से वो फर्म में सभी असेट्स और लायबिलिटीज पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसका अधिकार उस पर हो जाता है, क्योंकि वो कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, तो वो फर्म में हिस्सेदार बन जाता है, उसका पार्ट फर्म में हो जाता है, तो सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज पर, सभी संपत्ति और दायित्व पे उसका हक हो जाता है। लेकिन ये तो पुरानों के साथ नाइंसाफी हुई। पुराने पार्टनर जो पिछले कई सालों से इतने बिजनेस को जमा कर रखा हुआ है, उन्होंने इतनी असेट्स खरीद के रखी हुई है, इतनी प्रॉपर्टी जमा करके रखी हुई, और नया आते थे उस पर अपना हक कैसे जमाएगा भैया? ये तो गलत हो गया ना, 100% ये गलत है। नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। मतलब वो नए पार्टनर के आने के पहले सभी असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। अब उस कहानी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन क्या होता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। कहानी कुछ ऐसी है। मान लो दो पार्टनर ने मिलकर एक जमीन का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड खरीदा। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक भूमि, एक लैंड खरीद के रखा हुआ था। ठीक है, उस समय उसकी कीमत अबाउट 1 लाख रुपए के आसपास थी। ठीक है, 10 सालों में ये दो ही पार्टनर अपना बिजनेस चलाते आ रहे हैं। 11वां साल जैसे स्टार्ट हुआ, इन्होंने एक नए पार्टनर के लिए अपने बिजनेस में एक ओपिनियन लिया कि हमें एक नया पार्टनर चाहिए। अब जब नया पार्टनर आएगा तो डेफिनेटली उसका भी उस जमीन के टुकड़े पे अधिकार हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उस समय, आज से 10 साल पहले इन्होंने वो जमीन 1 लाख में खरीदी थी और आज उसकी कीमत 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपीस है। इसका मतलब आज की तारीख में उस जमीन के ऊपर, उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर इन्होंने 15 लाख, 14 लाख, 14 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया है। तो क्या नए पार्टनर का उस 14 लाख पर, 14 लाख पर कोई अधिकार होगा, कोई राइट होगा? होना तो चाहिए, क्योंकि वो पार्टनर बन के आया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो सारे के सारा प्रॉफिट, वो सारा का सारा लाभ पुराने पार्टनर को मिलेगा। हाँ, नए पार्टनर के आने के बाद 15 लाख से अगर उसकी कीमत आगे बढ़ती है, उस पर नए पार्टनर का हक होगा। ये एक पॉइंट है। अब आप बोलेंगे सर ये तो नए पार्टनर के साथ नाइंसाफी हो गई, तो इसके उल्टे वे में जाते हैं हम लोग। मान लो कि दो पार्टनर 5 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कर्जा, लायबिलिटीज बढ़ गई। उस लायबिलिटीज, कर्जे को उतारने के लिए उन्होंने नए पार्टनर को बुलाया कि भाई तू कैपिटल लेके आ, तेरी कैपिटल से हम कर्जा वगैरह उतार देंगे, हमारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या अब नया पार्टनर वो दायित्व में, लायबिलिटीज में हिस्सा लेगा? वो बोलेगा भाई मैं क्यों आपके कर्जे में शामिल हूं, मैं तो अभी आया हूं।
आपका कर्जा आपको मुबारक हो, आपका दायित्व, आपकी लायबिलिटीज आप पेमेंट करो। मेरे आने के बाद जो लायबिलिटीज होगी वो मैं चुकाऊंगा, वो मैं पेमेंट करूंगा। मेरे आने के पहले की लायबिलिटीज की पेमेंट मैं क्यों करूं? वो तो सीधे सीधे क्वेश्चन बोलेगा। तो यही रीजन होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो लायबिलिटीज अपने ऊपर नहीं लेता, तो फिर उसके आने के पहले तक की असेट्स की बढ़ी हुई कीमत, संपत्ति की बढ़ी हुई कीमत उसे क्यों दी जाए? उस पर पुराने पार्टनर का अधिकार होगा, पुराने पार्टनर का राइट होगा। मतलब साफ है, नया पार्टनर आने के पहले संपत्ति और दायित्वों का, असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन होता है, रिवैल्यूएशन, और उससे जो भी फायदा होता है या जो भी नुकसान होता है उसे केवल पुराने पार्टनर को ही दिया जाएगा या पुराने पार्टनर से लिया जाएगा। नए पार्टनर में उसका कोई हिस्सेदारी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, यही इसी कारण है कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे बनता है, तो मैं आपको समझाता हूं। अब आपके आगे के क्वेश्चंस में आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी। बैलेंस शीट में इधर दायित्व हो गए, लायबिलिटीज, और इधर संपत्ति होगी, असेट्स, ये तो आपको जानते हो। हमारे हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट अब हमें लिखी, आप देखना आपकी बुक में आपको अब आपके हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 23 के बाद बैलेंस शीट में देगी, और बैलेंस शीट के नीचे आपको कुछ संपत्ति और कुछ दायित्वों का नया मूल्य, नई प्राइस दी होगी, या उन्हें कम या बढ़ाने को बोला जाएगा। मतलब साफ है कि जब नया पार्टनर आएगा तो पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज में से कुछ असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा, पुनर्मूल्यांकन होगा। ठीक है, और उसके पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, उसके रिवैल्यूएशन के आधार पर, उसके रिवैल्यूएशन के बेस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे बांटा जाएगा पुराने पार्टनर को। और असेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ी हुई और कम होने वाली कीमत को दिखाने के लिए, यानी नए पार्टनर के आने तक अगर असेट्स और लायबिलिटीज कम ज्यादा हुई है, बढ़ी है या कम हुई है, इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो उसे शो करने के लिए, उसे दिखाने के लिए जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट कहलाता है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो आपको मैं समझाता हूं कि यहाँ अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे। अब यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें एक नया पार्टनर आएगा, ऑलरेडी कुछ पुराने पार्टनर्स रहेंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ असेट्स और लायबिलिटीज, सबका नहीं, कुछ असेट्स और लायबिलिटीज का नई कीमत, नया प्राइस या कम ज्यादा करने को कहेगा, उसे आप शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी इस अकाउंट में केवल और केवल ओनली असेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ी हुई और कम हुई कीमत आपको दिखानी है। ठीक है, मतलब यहां जब आप ये वाला अकाउंट बनाओगे तो आप लोगों को बैलेंस शीट और उसके नीचे आने वाले एडजस्टमेंट, इन दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी हुई है 40,000, 40,000, और नया पार्टनर आने के बाद या नया पार्टनर आने के पहले उसका रिवैल्यूएशन किया तो उसकी नई कीमत निकल के आई 60,000, 60,000। इस प्रकार नए पार्टनर के आने के पहले उनकी पुरानी बिल्डिंग या पुरानी लैंड की कीमत 20,000, 20,000 से बढ़ गई, तो उसे शो किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी आप ये वाला अकाउंट बनाएंगे तो आपको बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन, और उसके लिए आपको समायोजन दिए रहेंगे, एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। तो आप क्या करोगे, केवल असेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू, संपत्ति और दायित्व के आधार पर ये वाला अकाउंट बनाओगे। अब इसमें क्या होगा मैं समझा देता हूं। हमारे जो लॉसेस है, हानियां, वो डेबिट होती है और आय और लाभ क्रेडिट होते हैं। ये तो हमारा अकाउंट का रूल है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी संपत्ति, असेट्स पुनर्मूल्यांकन के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद कम हो रही है, तो संपत्ति, असेट्स अगर कम होती है, डिक्रीज होती है, तो डेबिट में आएगी। क्यों? क्योंकि असेट्स का कम होना, संपत्ति का कम होना लॉस है, नुकसान है, और नुकसान डेबिट में आएगा। जैसे मशीन 2000 से कम होगी तो 2 मशीन 2000, बिल्डिंग 4000, 4000 से कम होगी तो 2 बिल्डिंग 4000। ठीक है, मतलब
ये है कि अगर पुनर्मूल्यांकन के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद असेट्स और लायबिलिटीज का प्राइस कम ज्यादा होता है तो आप उसे इस अकाउंट में दिखाओगे। जैसे मान लो फर्नीचर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो फर्नीचर आपके असेट्स थे, संपत्ति बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट से, क्योंकि संपत्ति असेट्स अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहा जाता है क्रेडिट में। आप बोलेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी असेट बढ़ रही है, कौन सी असेट्स कम हो रही है? आपको बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज, संपत्ति और दायित्वों की पुरानी कीमत दी रहेगी। जो बैलेंस शीट रहेगी ना, ये पुराने पार्टनर की होगी, ठीक है, यानी इसमें सारी चीजें ओल्ड होगी, पुरानी होगी, ठीक है। नया पार्टनर आने के बाद उसका जब रिवैल्यूएशन होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको नीचे दी रहेगी। जैसे मान लो यहाँ बिल्डिंग 40,000 40,000 की है और नीचे बोला है कि बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करने के बाद उसकी कीमत 60,000 हो गई। इसका मतलब बिल्डिंग का प्राइस बढ़ गया 20,000 से, बिल्डिंग बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई, असेट्स बढ़ गई, आपका फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। और बिल्डिंग बढ़ने के बाद आप उसे दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग 20,000। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और ऐसा सिर्फ उन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज के लिए करना जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब उसका रिवैल्यूएशन मूल्यांकन नहीं हुआ, उसे एज इट इज आप नई बैलेंस शीट में दिखाओगे। नई बैलेंस शीट क्या में क्यों? क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट आपको दी रहेगी, नए पार्टनर के आने के बाद आपको नई बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं अब आपको फॉर्मेट सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को संपत्ति और दायित्वों के आधार पर असेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू ये वाला अकाउंट बनाना है। अब इस अकाउंट में क्या क्या आएगा, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, बस आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे? अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई संपत्ति, आपकी कोई असेट्स कम हो रही है तो डेबिट में लिख देना, क्योंकि ये आपका लॉस है, हानि। जितने से कम हो रही है उतनी डेबिट में लिख देना। मशीन कम हो रही है तो मशीन, फर्नीचर कम हो रहा है तो फर्नीचर, जितने से कम हो रहा है उतना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई संपत्ति, कोई असेट्स बढ़ रही है तो ये आपका फायदा है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, बाय मशीनरी, बाय फर्नीचर, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई दायित्व, अगर कोई लायबिलिटीज कम होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ने से, दायित्व कम होने से हमारा फायदा होगा और फायदा क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। और अगर लायबिलिटीज, दायित्व बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए तो डेबिट में आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ने से, दायित्व बढ़ने से हमें नुकसान होगा। तो ये रूल है। तो आप लोग स्पेशली ये रूल अप्लाई करें कि लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा। लेकिन कई बच्चे ये रूल अप्लाई नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इसलिए मैंने दूसरा रूल लिखा है कि भाई असेट्स, संपत्तियां अगर कम होती दिखे तो डेबिट में लिख दो क्योंकि हमारा लॉस है, और बढ़ती दिखे, इंक्रीज होती दिखे तो ये क्रेडिट में लिख दो क्योंकि हमारा फायदा है। और दायित्व, लायबिलिटीज अगर बढ़ जाए तो ये हम लोगों के लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट में आएगा, और लायबिलिटीज कम हो जाए तो क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि हमारा फायदा है। और उसके बाद इसका आंसर कैसे निकलेगा भैया? इस जैसे आपने पार्टनरशिप में अभी तक जो अकाउंट बनाए हैं उसके हिसाब से आप देखते हुए कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही आया है, लेकिन अब यहाँ प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन से असेट्स और लायबिलिटीज आपको फायदा भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ आपका प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी। सपोज डेबिट में कम पड़ा तो ये आपका लॉस होगा, सॉरी ये आपका प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट में कम पड़ा तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आप तो ये जानते ही हो ना भैया, डेबिट में नुकसान आता है, और अगर क्रेडिट का साइड ज्यादा दिखा रहा है, मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और डेबिट का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है तो आपको लॉस होगा, ठीक है। यानी इधर अगर कम पड़ता है तो लॉस होगा, यहाँ कम पड़ता है तो प्रॉफिट होगा। लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस पर अधिकार, हक, राइट केवल पुरानों का होगा, या ये पुरानों को ही सफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो पुराने उसे रखेंगे, लॉस हुआ तो पुराने ही उसकी पेमेंट करेंगे, नए पार्टनर को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होता है, और उसमें पुराने पार्टनर को ही ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डेबिट में कम पड़ा तो प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट में कम पड़ा तो लॉस होगा, और प्रॉफिट हो या लॉस उसको आप केवल पुराने पार्टनर में बांटेंगे, नए पार्टनर में नहीं, इस टाइप से। तो ये वाला अकाउंट
प्रॉफिट भी आ सकता है, यहाँ लॉस भी आ सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट हो या लॉस उसे बांटा जाएगा केवल और केवल पुराने पार्टनर को, नए पार्टनर को नहीं, ठीक है। अब अगला अकाउंट जो बनेगा वो कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने पार्टनर की कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूं, पुराने पार्टनर की कैपिटल। और ये आपको कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट से। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आती है, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट, अब नया पार्टनर जब आएगा तो नया पार्टनर अपने साथ ख्याति और पूंजी लाएगा, कैपिटल और गुडविल। भाई कैपिटल तो वो लाएगा ही, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए कैपिटल तो लगानी पड़ती, तभी उसे फर्म में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे ख्याति का पैसा, गुडविल का पैसा भी मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? भाई फर्म की अब तक की जो गुडविल थी वो हमारी वजह से थी, मैंने हमने फर्म को नाम कमा के दिया, ऐसा पुराने पार्टनर बोलेंगे नए पार्टनर को। इसलिए तू भी हमारे फर्म में शामिल हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तुझे भी गुडविल के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि नया पार्टनर जब आएगा तो अपनी दोनों जेबों में, बोलने का मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं कि नया पार्टनर सबसे पहले अपने हिस्से के लिए पूंजी लाएगा, कैपिटल, ठीक है, जो उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी बाय कैश, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नहीं लिखा जाता। पुरानी कैपिटल को बैलेंस से दिखाया जाएगा और नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा, न्यू कैपिटल, वो नए पार्टनर के ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि कैपिटल पे उसी पार्टनर का हक होता है जिसने वो लगाई। तो नया पार्टनर अपने साथ पूंजी लाएगा, कैपिटल लाएगा, नगद लाएगा, तो हम उससे उसी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल किधर से बढ़ती है? क्रेडिट से। तो ये बाय कैश यानी क्या? बाय कैश न्यू कैपिटल है, नई पूंजी है, तो नया पार्टनर नगद लाया, ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए गुडविल भी लाता है, तो से भी हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल। लेकिन उसे अब नए पार्टनर को नहीं देंगे। गुडविल किसकी वजह से फर्म में आई है? पुराने पार्टनर की वजह से। तो नए पार्टनर से गुडविल का पैसा मांगा जरूर जाएगा, लेकिन उसे बांटेंगे पुराने पार्टनर। क्या समझ में आया आपके? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने पार्टनर की कैपिटल आएगी जो बैलेंस शीट से आएगी। नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए जो कैपिटल लाएगा, पूंजी लाएगा, नगद लाएगा, तो वो उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उसको उसी का हक है बाय कैश लिखकर, क्योंकि वो नगद लाएगा। और नया पार्टनर अपने साथ ख्याति का पैसा भी लाता है, गुडविल का पैसा भी लाता है, तो गुडविल लाएगा नया पार्टनर, लेकिन बाय गुडविल लिखकर उसे बांट दिया जाएगा दोनों पार्टनर में। दोनों पार्टनर का जो अनुपात होगा, रेशो होगा, उसमें या त्याग के अनुपात में, सेक्रीफाइस रेशो में। मतलब नया पार्टनर अपने साथ ख्याति गुडविल भी लाएगा और पूंजी कैपिटल भी लाएगा, और जो गुडविल वो लाएगा उसे बाय गुडविल लिखकर पुराने पार्टनर को दे दिया जाएगा, उनके अनुपात में, उनके रेशो में, क्योंकि उस पर हक पुराने पार्टनर का है, ठीक है। और नए पार्टनर ने जो कैपिटल का पैसा लाया पूंजी का, बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि उस पर हक नए पार्टनर है। उसके अलावा ये जो आपने ऊपर अकाउंट बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें अगर प्रॉफिट आया है तो इसे पुराने पार्टनर में बांटेंगे और टू प्रॉफिट बन जाएगा बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, केवल पुराने पार्टनर, इसे भी नए पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। और अगर लॉस आता है तो लॉस भी आप बाय लॉस टू लॉस बन जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में समझाया है मैंने, और ये पुराने पार्टनर को मिलेगा, पुराने पार्टनर को भरना पड़ेगा, नए पार्टनर को नहीं। मतलब नए पार्टनर को केवल उसके द्वारा लाई हुई कैपिटल दी जाएगी, उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर फर्म में कोई सामान्य संचय, कोई जनरल रिजर्व बना के रखा हुआ है, तो उसे भी पुराने पार्टनर ही आपस में बांटेंगे, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। उस पर नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। नए पार्टनर को उसकी कैपिटल के अलावा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो अभी आ रहा है, उसको उसी दिन सब कुछ थोड़ी दिया जाएगा, ठीक है। और फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जैसा हमेशा निकलता है, क्रेडिट का टोटल लगा दिया जाएगा, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, तीनों का नया बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको अपने दिमाग पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, ये पुरानी बैलेंस शीट आपको दी रहेगी। नए पार्टनर के आने के बाद हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखकर ही नई बैलेंस शीट बनाएंगे। जो असेट्स और लायबिलिटीज कम हुई है उसे कम करके दिखाएंगे, और जो असेट्स और लायबिलिटी बढ़ गई है उसे बढ़ाकर दिखाएंगे।
कैपिटल की बात करें तो इसमें पुराने पार्टनर की कैपिटल दी थी, लेकिन अब पुराने पार्टनर की कैपिटल इधर से बढ़ी है और इधर से कम हुई है, तो यहाँ जो ये बैलेंस आएगा ये तीनों की नई कैपिटल होगी। तो बैलेंस शीट में कैपिटल ये तीनों की जाएगी, ये तीन जाएगी, तीनों का जो बैलेंस आएगा वो उनकी नई कैपिटल है, तो नई बैलेंस शीट में नई कैपिटल जाएगी तीनों की। ठीक है, मतलब नई बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल अब आप पुरानी नहीं दिखाओगे, पुरानी कैपिटल बदल गई है नए पार्टनर के आने के बाद, तीनों की पूंजी तीनों की कैपिटल में बदलाव हुआ है, दो में हुआ है, एक तो अभी आ रहा है, तो नई बैलेंस शीट में कैपिटल नए लोगों की आएगी, तीनों की और नई कैपिटल आएगी, और नई कैपिटल हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से मिलेगी। ठीक है, बाकी की सारी चीजें समायोजन एडजस्टमेंट के आधार पर होगी। जो संपत्ति जो दायित्व कम हो रहा है उसे कम करके दिखाएंगे, और जो बढ़ रहा है उसे बढ़ाकर दिखाएंगे। जैसे मशीन यहाँ 40,000 की थी, 40,000 की पुरानी, और वो 60,000 की हो गई, 60,000 की, तो ये हमारा फायदा होगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में मशीन 20,000 रुपए बढ़ा, 20,000 रुपए फायदा जो हो रहा वो दिखाया जाएगा, और बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट में मशीन की कीमत 20,000 बढ़ाकर दिखाई जाएगी। मतलब यहाँ असेट्स और लायबिलिटी जितने से कम हो रही है, जितने से बढ़ रही है वो दिखाया जाएगा, और यहाँ असेट्स और लायबिलिटीज को उतना बढ़ाकर उतना कम करके दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नए पार्टनर के आने के बाद नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा नगद लाया, तो ये पैसा फर्म के बाहर नहीं जाएगा, फर्म में रहेगा, तो इससे हमारी कैश बढ़ जाएगी, तो पुरानी कैश में उतना पैसा हम प्लस कर देंगे। ये सब जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, आपको ये 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको और अच्छे से समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब आप लोग इस वीडियो को 2 या 3 बार, जितनी बार देखें, आपको फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ओके।